नमस्कार विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स के सेकंड पेपर वेव एंड ऑसिलेशंस में हमने अपने पिछले व्याख्यानों में विश्वविद्यालय 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हल किया था और आपने मेरे वीडियोस को शायद देखा होगा और आपको मैंने अभी तक इसके पार्ट ए और पार्ट बी के हल दो पृथक पृथक वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। मैंने आपको इन वीडियोस में ये भी बतलाया था कि जब हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हमको तसल्ली से बहुत शांत विचार से शांत मन से उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हमें ये विचार करना चाहिए कि इस प्रश्न पर हमें क्या उत्तर देना है। स्वाभाविक रूप से परीक्षा के जो दिन है उस दिन आप बहुत कुछ तैयारी करके जाते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ा होता है, लेकिन परीक्षा में उस जो कुछ आपने अध्ययन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आता है। इसलिए हमें समय निश्चित है, हमारे पास केवल 3 घंटे हैं और इन 3 घंटों के अंदर ही हमें पूरा प्रश्न हल करना है। इसलिए समय का भी उचित प्रबंध करना पड़ेगा। जो प्रश्न जैसा पूछा गया है उसमें सिर्फ वही उत्तर लिखना है, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अनावश्यक बातें आप लिखते हैं तो जब परीक्षक कॉपी जांचता है आपकी छवि खराब होती है और उस पर अनावश्यक की लाइन खींच करके उस पर कोई भी नंबर नहीं मिलता है। इसलिए समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जब प्रश्न पत्र की रचना की जाती है तो परीक्षक इस बात को सुनिश्चित करता है कि निश्चित रूप से जो मैंने प्रश्न पत्र बनाया है यह प्रश्न पत्र 2.5 से पौने 3 घंटे में इसके उत्तर हल हो जाएंगे और विद्यार्थी को लगभग 15 मिनट का जो समय है वो इसकी समीक्षा के लिए भी मिलेगा और कुछ विशेष कठिनाई है तो उसके लिए भी उसको समय मिलेगा। इसलिए प्लीज़ बी स्पेसिफिक। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब देना है, टू द पॉइंट जवाब देना है। देखिएगा, लास्ट व्याख्यान में हमने लिया था कि अवमंदित दोलक के लिए विशेषता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, एक इतना महत्वपूर्ण पद है फिजिक्स में और आप इस पद को जो आपका पहला पेपर है मैकेनिक्स उसमें भी पढ़ रहे होंगे, आपका सेकंड पेपर है वेव एंड ऑसिलेशंस इसमें भी कर रहे हैं और मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब आप तृतीय पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो विशेषता गुणांक आप उसमें भी सीखेंगे, क्योंकि विशेषता गुणांक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो विशेषता गुणांक की परिभाषा हमको लिखनी है। सबसे पहले उसने रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। रिलैक्सेशन टाइम के लिए हम लिख देंगे कि जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा के मान की 36.8% गुना रह जाती है, हम इस समय को ऊर्जा विश्रांति काल कहते हैं। और इस कार्य को करने के तुरंत बाद हम विशेषता गुणांक पर आएंगे। किसी दोलक की ऊर्जा द्वारा जो एनर्जी लॉस की दर है उसके सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को हम विशेषता गुणांक कहते हैं। गणितीय रूप से हम विशेषता गुणांक को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे इस पूरे चक्र में कितना संग्रहित माध्य ऊर्जा है तथा एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की कितनी हानि है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह अनुपात 2 पाई होगा। आप देखिएगा हमने इस प्रकार से लिखा है। और फिर क्वालिटी फैक्टर की जो एक्सप्रेशन है, क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन को हमने ओमेगा क्यू, कैपिटल क्यू से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई टॉ वाई कैपिटल टी विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टॉ। आप देखिएगा इस समीकरण से स्पष्ट है कि अवमंदन बल के मान में कमी होने से टॉ का मान एवं क्यू के मान में वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि
नगण्य अवमंदन बल हो, डैम्पिंग फोर्स यदि बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, तो निश्चित रूप से जो रिलैक्सेशन टाइम होगा और जो क्वालिटी फैक्टर होगा, दोनों के मान बहुत हाई होंगे। हम कल्पना कर सकते हैं लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होंगे। और इस प्रकार के ऑसिलेटर जिनके लिए कि क्वालिटी फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा हाई होता है, हम ऐसे ऑसिलेटर को फ्री ऑसिलेटर कहते हैं, जिनके आयाम और ऊर्जा दोनों के जो मान हैं टाइम के रेस्पेक्ट में नियत रहते हैं, अर्थात समय के सापेक्ष ऊर्जा के मान में, समय के सापेक्ष आयाम के मान में कोई भी कमी नहीं होती है। परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया कि युग्मित दोलक को परिभाषित कर दो युग्मित सरल आवर्त दोलकों की गति की व्याख्या कर समान विधाओं की आवृत्ति की गणना कीजिए। कपल्ड ऑसिलेटर पर है और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह अपनी द्वितीय इकाई से है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके हम कपल्ड ऑसिलेटर क्या है उसको समझाएंगे। तो आप देखिएगा इस डायग्राम से, यदि दो समान स्वतंत्र दोलक को स्प्रिंग तथा युग्मित किया जाए तो इस स्थिति में दोनों दोलकों की गति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, अर्थात उनकी एक की गति दूसरे के ऊपर आधारित होती है। और इस प्रकार की जो गति है उस गति को हम कपल्ड ऑसिलेटर कहते हैं। मैंने चित्र में दो ऑसिलेटर अलग अलग दिखाए हैं, फिर उनके ऑसिलेशंस को भी दिखाया है। चित्र में युग्मित दोलक व्यवस्था दर्शाई गई है और एक युग्मित को स्थिर रख के दूसरे दोलक को थोड़ा सा विस्थापित किया गया है। विस्थापन करने पर जो कोण बन रहे हैं θ1 और θ2 उनको चित्र में दिखाया है। विस्थापित कर छोड़ देने पर दोनों दोलक दोलन करने लगते हैं तथा आपस में एनर्जी का जो है एक्सचेंज होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में दोलक की जो गति है उसका जो समीकरण बनेगा, डायग्राम पे नज़र रखें आप, वह समीकरण क्या बनेगा? वह समीकरण होगा m d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस mg x1 बाई एल माइनस के x1 बाई x2। बिल्कुल उसी प्रकार से हम समीकरणों की रचना कर रहे हैं जिस प्रकार से कि हमने सरल आवर्त गति में किया है। और इस कार्य को करने पर हमें जो समीकरण बन रही है वह समीकरण हो गई है d2x by dt स्क्वायर प्लस g बाई एल x1 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम x1 माइनस x2। और इसको हमने प्रथम समीकरण से दिखा दिया है। प्रथम समीकरण में जो प्रत्यानयन बल है उसका मान mg साइन थीटा है। चूँकि थीटा का मान स्मॉल है इसलिए हम इसे माइनस mg θ1 कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस mg x1 बाई एल। ये डायग्राम से स्पष्ट है। इसी प्रकार से जो द्वितीय दोलक है हम उसकी गति का समीकरण भी लिख सकते हैं। वह हम समीकरण लिखे हैं m d2x2 बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस mg x2 बाई एल माइनस के x2 माइनस x1। इसको हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं और इसका मान हो गया है d2x2 बाई dt स्क्वायर प्लस g बाई एल x2 इज इक्वल्स टू k बाई एम x1 माइनस x2। मैंने इस समीकरण को समीकरण सेकंड से मार्क किया है। प्रथम समीकरण है और फिर मैंने इसको सेकंड समीकरण से मार्क किया है। आप देखिएगा हम इस केस में ले रहे हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा 0 से दिखा रहे हैं, उसका मान स्क्वायर रूट ऑफ g बाई एल है। दूसरा जो टर्म आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम, उसको मैंने ओमेगा c कहा है। ओमेगा c का मतलब है कपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो समीकरण 1 और 2 में इन रिजल्ट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इन रिजल्ट्स का जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है d2x1 बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 x1 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा c स्क्वायर x1 माइनस x2। And from equation second we get another equation which is d2x2 by dt square plus omega 0 square x2 is equals to omega c square x1 माइनस x2। तो ये जो दो समीकरण आई हैं हमने इन दोनों समीकरण को समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 कहा है। अब हम समीकरण 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। समीकरण 3 और 4 को ऐड करने पर आप देखिएगा हमें समीकरण 5 प्राप्त हो गई है
और समीकरण 3 को 4 से घटाने पर हमें यह समीकरण 6 प्राप्त हुई है। इक्वेशन नंबर 5 से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स, वेयर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1। ये जो इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन को नंबर 7 कह रहे हैं। समीकरण 6 से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 6 से हम रिजल्ट लिख सकते हैं d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर बाई वेयर y इज इक्वल टू x1 माइनस x2, देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k/m, और मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 कहा है। तो इस प्रकार से हमको दो इक्वेशंस मिली हैं, जिन इक्वेशंस को मैंने 7 और 8 कहा है। अब हमें इन समीकरण 7 और 8 की विवेचना करनी है। आप देख रहे हैं कि जो ये समीकरण 7 और 8 प्राप्त हुई है, सरल आवर्त गति की समीकरण है, अर्थात कपल्ड ऑसिलेटर के सापेक्षिक विस्थापन में यदि हम x1 माइनस x2 को x कह दें जो 0 के बराबर है, तो उस केस में x1 बराबर x2 होगा, और उस केस में गति की जो समीकरण होगी वह गति की समीकरण होगी d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों दोलक हैं वो समान कला में हैं, अर्थात समान आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करते हैं। इस स्थिति में स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि और संकुचन नहीं होता है। अतः यदि x बराबर 0 है, अर्थात x1 बराबर माइनस x2 है, तब गति की समीकरण निम्न होगी d2y/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k/m y इज इक्वल टू 0। और इस स्थिति में दोनों दोलक विपरीत कला में लेकिन समान आवृत्ति के साथ दोलन करते हैं। इस स्थिति में स्प्रिंग की लंबाई में विस्तार होगा, संकुचन भी होगा, अर्थात युग्मन का प्रभाव शामिल हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g/l। ये एक कंपन विधा की आवृत्ति आ गई है, और जो दूसरी कंपन विधा की आवृत्ति आ रही है जिसको कि हमने ओमेगा 2 कहा है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा c स्क्वायर, अर्थात हम ओमेगा 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ g/l प्लस 2k/m। तो हमने सभी कंपन विधाओं की आवृत्ति निकाली है, और आप इन दोनों समीकरण से जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के हमको मिले हैं, आप देख सकते हैं कि द्वितीय कंपन विधा की जो आवृत्ति है ओमेगा 2, इसका मान प्रथम कंपन विधा की आवृत्ति ओमेगा 1 से अधिक होता है। इस प्रकार के प्रश्न लास्ट ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न पूछे गए, ये मैं आपको सभी प्रश्न पार्ट सी से हल कर रहा हूँ, पार्ट सी से हल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द्रव सतह पर तरंगों की व्याख्या कीजिए, साथ ही तरल पदार्थ के स्तंभ में दाब तरंगों की व्याख्या कर लाप्लास संशोधन की विवेचना कीजिए। मैंने आपको कहा प्रश्न अपने को तसल्ली से समझना चाहिए, बोलना चाहिए। हमको पहला प्रश्न कहा है कि द्रव सतह पर जो तरंग है उनको बताएं, किस प्रकार की तरंगें होंगी, और फिर हमको तरंगों की व्याख्या करके तरंग का वेग निकालना है, और उस वेग में वैज्ञानिक लाप्लास के द्वारा क्या संशोधन किया गया है उसकी विवेचना करनी है। यह क्वेश्चन अब आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आप देखिएगा, जब किसी स्थान पर किसी समय जो उत्पन्न विक्षोभ है या कोई भौतिकीय घटना दूसरे स्थान पर निश्चित समय के पश्चात प्रेक्षित हो और समय अंतराल इन स्थितियों के मध्य की दूरी के अनुक्रमानुपाती हो, तो विक्षोभ संचरण की जो विधि है वह तरंग गति कहलाती है। वेव मोशन को हम इसी प्रकार से डिफाइन करते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि वेव मोशन इज नथिंग एक्सेप्ट ए डिस्टर्बेंस इन मीडिया विच प्रोपेगेट विद द सर्टेन वेलोसिटी। जैसे तालाब के स्थिर जल में कोई कंकड़ डाल दिया जाए,
किस प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, और उस डिस्टरबेंस के कारण यदि कोई कागज़ का टुकड़ा डालें तो वो कागज़ का टुकड़ा ऊपर और नीचे, ऊपर कागज़ का जो टुकड़ा है विक्षोभ के साथ गति न करके अपने ही स्थान पर ऊपर और नीचे आवर्तित गति करता रहेगा। आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। हमने तरल पदार्थ के बेलनाकार स्तंभ की कल्पना की है। प्लस x दिशा में कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव दर्शाई गई है जो गति कर रही है। तरल के कण माध्य स्थिति के आगे पीछे कंपन गति करते हैं। मान लीजिएगा विक्षोभ का जो विस्थापन है वो दाब के रूप में संचरित होता है। तो A और B जो प्लेन हैं उनके मध्य में प्रारंभिक जो आयतन होगा वह आयतन हो गया है A डेल्टा x। आप डायग्राम पर पूरे नज़र देखें, मैंने कहाँ से कहाँ तक x डेल्टा x माना है और किस अवस्था को मैंने साई और नेक्स्ट जो चेंज हुआ है उसको साई प्लस डेल्टा साई का है। विस्थापित स्थिति A व B तलों के कारण आयतन में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन a स्मॉल a विद इन ब्रैकेट a डैश b डैश माइनस ए बी होगा, और यह आयतन में परिवर्तन a ऑफ डेल्टा साई होगा। इसलिए आयतन विकृति जो होगी वह आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात है वह आयतन विकृति कहलाता है, अर्थात a डेल्टा साई अपॉन a डेल्टा x। देयरफॉर आयतन विकृति का जो मान हो गया है वह डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x हो गया है, जिसको हम डी डी एक्स ऑफ साई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान निकाल सकते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होगा प्रतिबल बटा आयतन विकृति। प्रतिबल बराबर है P, आयतन विकृति बराबर है डी साई अपॉन डी एक्स। और इस प्रकार से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का हमने मान निकाल लिया है और यह मान निकल के आया है Px इज इक्वल्स टू माइनस के डी डी एक्स ऑफ साई। आप ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में मैंने ऋणात्मक चिन्ह लिया है। यह ऋणात्मक चिन्ह ये बतलाता है कि जो दाब और आयतन में परिवर्तन है वह विपरीत दिशा में हो रहे हैं। तो दाब और आयतन में विपरीत दिशा में परिवर्तन होने के कारण हमने इस ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है और मैंने इस समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 से मार्क किया है। यदि प्लस x दिशा में तरंग संचरण के कारण दाब में जो परिवर्तन की दर है वह dp बाई dx है, तो फिर जो तल B है उसके ऊपर दाब कितना होगा, उस दाब का मान होगा px प्लस डेल्टा x, अर्थात px डी डी एक्स ऑफ px डेल्टा x। अतः A और B प्लेन जो हैं उनके मध्य में परिणामी जो बल होगा उसका मान हो गया है F इज इक्वल्स टू A px माइनस px प्लस डेल्टा x। इसमें हम px और px प्लस डेल्टा x का मान रख रहे हैं और हमें समीकरण 3 से A और B के मध्य में जो परिणामी बल है उसका मान प्राप्त हो गया है, और यह बल हमें समीकरण 3 से मिला है A डी डी एक्स पी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। इस समीकरण में हम px का मान रख सकते हैं। जब px का मान रखेंगे तो हमें फोर्स का मान प्राप्त हो गया, और फोर्स का मान हमें प्राप्त हुआ है A के डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर डी साई। यदि तरल पदार्थ का घनत्व साई है तो A और B तलों के मध्य में तरल पदार्थ का द्रव्यमान रो A डेल्टा x होगा। देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू रो A डेल्टा x डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 से दिखाया है। तब हम समीकरण 3 और 4 समीकरण से तुलना करें। दोनों समीकरण हैं, डबल डेरिवेटिव्स हैं, दोनों की तुलना करेंगे तो हमें समीकरण मिल रहा है डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई रो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस समीकरण की जो तुलना है हम अपने वेव इक्वेशंस की जो फंडामेंटल इक्वेशंस है उससे तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने पर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी निकली है उस वेलोसिटी का मान हो गया है b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई रो। अब हमें प्रश्न में लाप्लास का करेक्शन भी पूछा गया है जिसकी हमें पृथक से विवेचना करनी है। लाप्लास के अनुसार तरंग गति के कारण गैस में उत्पन्न विरलन अथवा संपीड़न जो होते हैं वो बहुत शीघ्रता से होते हैं।
इतनी शीघ्रता से होते हैं, बहुत शीघ्रता से होते हैं कि गैस अल्पांश से ना तो ऊष्मा बाहर जा सकती है, ना ही ऊष्मा अंदर आ सकती है, अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अर्थात जो परिवर्तन होगा वह रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। जबकि न्यूटन में जो ये प्रोसेस माना गया था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया गया था। बस दिस इज दी ओनली चेंज। लाप्लास ने इस करेक्शन को रेक्टिफाइड किया है, इसको सुधारा है। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज है वह होता है पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को बी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करने पर हमें जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मिलता है उसका मान है के इज इक्वल्स टू गामा रो। तो हम के स्थान पर जो वेलोसिटी का समीकरण निकला है, हम इस नए समीकरण का यूज कर सकते हैं। जो समीकरण निकल के आया था लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वेलोसिटी, वह समीकरण था b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई रो। अब इस लाप्लास करेक्शंस के अनुसार जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं उनका जो वेलोसिटी का मान है वह मान हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ गामा रो बाई पी। यह लाप्लास के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सिद्ध करें कि आयन मंडल में जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व n प्रति घन मीटर है, आवृत्ति f की विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अपवर्तनांक का मान n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 81 f स्क्वायर होता है। साथ ही क्या पूछा है आगे, क्रांतिक आवृत्ति तथा मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी को भी समझाइए। तो हमको इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आयन मंडल की भूमिका को हमको डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करने वाला है। इस प्रश्न से स्पष्ट है कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समीकरण निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो समीकरण है वह सिद्ध करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 81 f बाई एफ स्क्वायर होता है। लास्ट में जो टेल क्वेश्चन और डाला है वह पूछा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम यूजेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को और सर्वाधिक उपयोग आवृत्ति को भी समझाएंगे। यह क्वेश्चन अभी हमने वीडियो के रूप में नहीं किया है, तो मैं कल प्रथम रूप से सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डील करूंगा और इसके वीडियो कल मैं बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, तब आप इसको और समझ सकेंगे। तब तक के लिए जो कुछ मैंने इसमें आर्टिकल है वह पूरा जो लेख है वो आपको प्रस्तुत किया है। आप उस लेख को पढ़ें, किस प्रकार से हम लास्ट में सेकंड लॉ ड्राइव कर सकते हैं जो कि अधिकतम उपयोग आवृत्ति होगा। मुझे खुशी है कि मैंने आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या उत्तर लिखना है, उनसे परिचय कराने का प्रयास किया। आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें शुभकामनाएं देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक अंक इन सब परीक्षाओं में प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।